गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने प्राचीन काल भारत के अंदर महाजनपद काल 600 से 325 ईसा पूर्व जितने भी महाजनपद थे उनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है। और फिर आपको मैंने बताया भी था कि भाई इन महाजनपदों के क्या राज्य और आपको ये राजधानी नहीं, जितने महाजनपद हैं उनको याद करना है, उनकी राजधानी याद करनी है। ठीक है। तो हमने शुरुआत में पढ़ा कि भाई भारत में 16 महाजनपद थे। ठीक है। और ये दो प्रकार के थे, जिनमें कईयों में राजतंत्र था और कईयों में गणतंत्र। फिर इसमें हमने ये भी पढ़ा कि कई शक्तिशाली भी थे, जिसमें कौशल, वत्स, अवंती और मगध थे। ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख जनपद। ठीक है। तो जैसे भारत में महाजनपद रहे हैं तो राजस्थान में जनपद। वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की मालव, सीवी, अर्जुनाइन आदि जातियां जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, राजस्थान में आई और यहीं पर निवास करने लगी। भाई साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है। यूनानी आक्रमण के कारण जो पंजाब की जो जातियाँ थी, मालव, सीवी और अर्जुनाइन, ये जातियाँ हैं अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन यूनानी आक्रमण के कारण ये पंजाब छोड़कर कहाँ गई? राजस्थान में आ गई और यहाँ बसने लग गई। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। तो राजस्थान में जनपद की शुरुआत कहाँ हुई? राजस्थान के पूर्वी भागों में, जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये क्षेत्र आता है, ये पूर्व में आता है। प्रमुख जनपद थे, सबसे पहला है जांगल। जांगल है वर्तमान बीकानेर और जोधपुर के जिले महाभारत काल में जांगल प्रदेश कहलाते थे। इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी प्राचीन काल में जोधपुर और बीकानेर का जो क्षेत्र वो क्या कहलाता था? जांगल देश के नाम से जाना जाता था। कहीं कहीं इसका नाम गुरु जांगला और मांद्रे जांगला भी मिलता है। इस जनपद की राजधानी अहिछत्रपुर थी, यानी अहिछत्रपुर तो वर्तमान नागौर। पहले नागौर को अहिछत्रपुर कहते थे, वर्तमान में यही अहिछत्रपुर क्या कहलाता है? नागौर कहलाता है, जिसे इस समय नागौर कहते हैं। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलदर बादशाह कहते थे। इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई ये जोधपुर और बीकानेर आपको पता है जांगल प्रदेश में आता था। जांगल प्रदेश के आने के कारण बीकानेर के राजा अपने आप को जांगलदर बादशाह कहते थे कि भाई जांगल प्रदेश के राजा, इसलिए अपने आप को क्या कहते थे? वो जांगलदर बादशाह कहते थे। जांगल प्रदेश की राजधानी थी अहिछत्रपुर, जो वर्तमान में क्या है? नागौर है। बीकानेर राज्य की राजचिन्ह में भी जय जांगलधर बादशाह लिखा मिलता है। तो बीकानेर राज्य का जो राजचिन्ह है उसमें क्या लिखा है? जय जांगलधर। मत्स्य, वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र। ठीक है। यानी वर्तमान जयपुर का जो है ना, जयपुर का जो आसपास का एरिया चारों तरफ का, ठीक है, जिसमें अलवर, भरतपुर भी आते हैं। अलवर जैसे अपन राजस्थान के एक पढ़ते हैं ना, उसमें अलवर, भरतपुर ये जो उसमें शामिल हैं मत्स्य संघ, तो वही क्षेत्र है। तो वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इसका विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जांगल क्षेत्र तक था। आधुनिक अलवर और भरतपुर के कुछ भाग भी इसके अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी विराटनगर थी। ठीक है। जहाँ पर एक सभ्यता हुई थी, बैराठ की सभ्यता, जयपुर में पड़ता है विराटनगर, जिसे वर्तमान में बैराठ के नाम से जाना जाता है। मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का क्या है? अभाव है। यानी बिंदुसार के राजा बनने के बाद इसे मत्स्य जनपद की जानकारी मिली, इससे पहले इसकी जानकारी नहीं है। अभाव का मतलब इसके बारे में पता नहीं था। महाभारत में कहा गया कि सहाज नामक एक राजा ने चेदी तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया। मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज्य का और कालांतर में ये विशाल मगध राज्य का क्या बन गया? अंग बन गया। फिर लास्ट में ये जो मत्स्य है ये किसके अंडर में आ गया? मगध साम्राज्य के अंडर में आ गया। उसके बाद है सूरसेन। आधुनिक ब्रिज, यानी मथुरा
और अपने कोटा बूंदी बारा ये जो इलाका है, ये क्षेत्र क्या कहलाता था, करौली, धौलपुर, भरतपुर, ये जो क्षेत्र है ये ब्रज क्षेत्र में आता था। ठीक है, आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। तो सूरसेन है वो आधुनिक ब्रज क्षेत्र है जिसमें भरतपुर, धौलपुर भी आता है। ठीक है, और कुछ इलाका यूपी का आता है। तो ये मिलकर के क्या था, सूरसेन था। इसकी राजधानी क्या थी, सूरसेन की मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनई तथा राजधानी को मथुरा कहते हैं। महाभारत के अनुसार यहाँ यादव वंश का शासन था। आपको पता है यादव वंश किससे संबंधित है, श्री कृष्ण से संबंधित है। तो यदु वंश का या यादव वंश का शासन था या राज था। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिले के अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी सूरसेन के अंतर्गत आता था। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद से था। तो आगे ना श्री कृष्ण का नाम, क्योंकि श्री कृष्ण भी किस वंश से थे, यदु वंश से थे। अगला जनपद है सीवी जनपद। सीवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी तथा राजा सुशील ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। तो सीवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी और यहाँ का राजा हुआ था सुशील। उसने अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं से युद्ध किया और उनको हराया और फिर यहाँ शासन किया। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के शोरकोट नामक स्थान से की जाती है। कालांतर में दक्षिणी पंजाब की यह सीवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लग गई। तो ये हो गया मेवाड़ का, यानी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जो क्षेत्र है, राजसमंद, ये इसमें आता था, सीवी जनपद में आता था। चित्तौड़गढ़ है ये क्षेत्र। चित्तौड़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। ठीक है, मेवाड़ के अनेक स्थानों से सीवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। मंदसौर के पास 5 गुहा लेख प्राप्त हुए हैं जिनसे सीवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिणी पूर्व तक होना ज्ञात होता है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद इन जनपदों की राजसत्ता कुलीन परिवारों के हाथों में थी। तो कहने का मतलब गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली क्या होती है कि यहाँ का जो राजा होता था वो जनता द्वारा बनाया जाता था, और जहाँ राजा जनता द्वारा बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, गणतंत्र कहलाता है। तो यहाँ गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, लेकिन जो राजसत्ता थी, शासन की जो शक्ति थी, वो कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में थी, कुलीन परिवारों के हाथों में थी। इन परिवारों के प्रतिनिधि ही संस्थागार सभा के प्रमुख रूप में शासन की व्यवस्था करते थे। संस्थागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते थे। इसे अन्युविरोध कहा जाता था। जो विषय विवादाग्रस्त होते थे उन पर मतदान कराया जाता था। मतदान में बहुरंगी सलाखाएँ काम में ली जाती थी, यानी अनेक प्रकार की जो कागज़ से बनी अनेक रंगों की जो कपड़े की या कागज़ की वोट डालते समय वो उनका उपयोग किया जाता था। जैसे आजकल कागज़ लाल, पीला, हरे रंग का इस्तेमाल करते हैं, वैसे काम में ली जाती थी। संस्थागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी, यानी एक प्रकार की संसद ही थी। राज्य की नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण इसी सभा से होता था। यानी जैसे आज भारत में संसद काम करती है, वैसे ही संस्थागार जनपदों में काम करती थी, और नियम बनाने का काम या कानून बनाने का काम संस्थागार का ही था। विशाल गणराज्यों में केंद्रीय संस्थागार के अलावा प्रांतीय संस्थागार भी होते थे। कालांतर में गुटबाजी एवं आपसी फूट के कारण इन गणराज्यों का पतन हुआ। समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति न्यूनाधिक रूप से इनके पतन के लिए उत्तरदायी थी। तो देखो कारण क्या रहा कि जनपद कैसे समाप्त हुए, कि राजा ने, शक्तिशाली राजाओं ने विस्तारवादी नीति अपनाई, अपने राज्यों का विस्तार किया। ठीक है, दूसरी बात, जनपद के जो राजा थे वो आपस में लड़ते थे तो उनमें फूट थी, और शक्तिशाली राजाओं ने उनके ऊपर अधिकार कर लिया, और इस वजह से इन जनपदों का क्या हो गया, पतन हो गया। अब है भारत के प्रमुख वंश, मौर्य वंश। तो सबसे पहला वंश है वो मौर्य वंश है।
16 महाजनपदों में से एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हर्यक वंश के समय हुआ। अंडरलाइन कर लेना कि महाजनपदों में मगध जो एक शक्तिशाली साम्राज्य था, एक महाजनपद था शक्तिशाली, उसका आविर्भाव हुआ, यानी उसका उदय हुआ। और कालांतर में मगध ने प्राय समस्त उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, क्योंकि मगध अपने आप में क्या था, उस समय शक्तिशाली था। मौर्य वंश की स्थापना देखो, ईसा पूर्व 326 के लगभग मगध के राज शासन पर नंद वंश का एक विलासी राजा था घनानंद। ठीक है, अभी कई बार इतिहास में अपन पढ़ते हैं कि घनानंद ने क्या किया था। चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक व्यक्ति था और उसका एक गुरु था कौटिल्य यानी चाणक्य, उसका तिरस्कार किया था, बड़ी सभा में उसकी बेइज्जती कर दी थी। तो चंद्रगुप्त कौटिल्य ने उसी समय ठान लिया था कि मैं नंद वंश का विनाश करके रहूँगा, और तभी से उसने अपना शिष्य बनाया, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को, और उसको नंद वंश के खिलाफ उकसाया। और आखिरकार चंद्रगुप्त ने क्या किया, नंद वंश के शासक घनानंद को हराया और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर और मगध पर मौर्य वंश की क्या रखी, नींव रखी। ईसा पूर्व 326 ईस्वी के लगभग मगध के राज सिंहासन पर नंद वंश का एक विलासी राजा, जिसको राजपाट से कोई मतलब नहीं था, विलासी था, अनावश्यक बातों पे वो खर्चा करता था, जनता से कोई मतलब नहीं था, जनता भी परेशान थी। तो ये नंद वंश का विलासी राजा था घनानंद, वो गद्दी पे बैठा। इस समय पश्चिमोत्तर भारत सिकंदर से आक्रांत था, यानी पश्चिम और उत्तर भारत में सिकंदर ने क्या कर रखा था, आक्रमण कर रखा था। तो पश्चिम उत्तर भारत सिकंदर के आक्रमण से परेशान था। प्रजा अपने राजा के अत्याचारों से पीड़ित थी, क्योंकि घनानंद क्या करता था, प्रजा पर अत्याचार करता था, क्योंकि खुद ये क्या था, अत्याचारी था। असहनीय कर भार के कारण राज्य के लोग उससे असंतुष्ट थे। किससे, घनानंद से, कि अनेक प्रकार के असहनीय कर जनता के ऊपर थोप रखे थे। इस परिस्थिति में मगध को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विदेशी आक्रमण से उत्पन्न संकट को दूर करे और उसे एक सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती क्या मतलब होता है कि चारों तरफ जिसका क्या हो, राज हो, यानी घनानंद को हरा करके और एक चक्रवर्ती सम्राट क्या बने, चक्रवर्ती सम्राट के रूप में क्या करे, राज करे। इस परिस्थिति में मगध को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विदेशी आक्रमण से उत्पन्न संकट को दूर करे और उसे एक सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ करे। शीघ्र ही भारत के राजनीतिक नवमंडल पर कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त प्रकट हुआ तथा एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, 322 ईस्वी में। ठीक है, 25 वर्ष की उम्र में ये क्या हो गया था, मगध का राजा बन गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना की, घनानंद को। घनानंद किस वंश का शासक था, नंद वंश का। अब है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका शासनकाल रहा है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। देखो आगे दे रखा इसमें, अपने गुरु। देखो चाणक्य ने अपनी जो कूटनीति थी, कूटनीतिक चाल थी, उसमें कामयाब रहा और अपने अपमान का बदला लिया। किससे, घनानंद से। और चंद्रगुप्त मौर्य को किसके खिलाफ खड़ा किया, घनानंद के खिलाफ, और घनानंद को हराकर और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घननंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय अभियान करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। 305 ईसा पूर्व में उसने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। अंडरलाइन कर लेना, ठीक है।
और सेल्यूकस को हरा करके उसकी पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना, उसे शादी की, ठीक है। और दहेज में 500 हाथी दिए उसको, किसको? चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त ने किसको हराया? सेल्यूकस निकेटर को, जो कहाँ का शासक था? यूनान का। तो 305 ईस्वी में उनके बीच युद्ध हुआ और उस समय यूनान का शासक था सेल्यूकस निकेटर, उसको हरा दिया। फिर दोनों के बीच में एक संधि होती है। संधि में प्रस्ताव किया गया कि भाई तेरी पुत्री से मैं शादी करूँगा, ठीक है, और दहेज के रूप में 500 हाथी लूँगा, और फिर इसके साथ अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र है वो भी मुझे मिलना चाहिए। संधि हो जाने के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर, देखो 500 हाथी दिए चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को, लेकर पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र उसे दे दिया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया। तो पुत्री का नाम था उसका चेलना या हेलेना। अब चंद्रगुप्त एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इच्छा मृत्यु को प्राप्त की थी, पहला व्यक्ति था जिसने इच्छा मृत्यु प्राप्त की थी, ठीक है, प्रश्न नदी पे। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया और मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में उसके दरबार में रखा। तो अपना राजदूत भी भेजा किसके पास? चंद्रगुप्त के पास। क्या नाम था उसका? मेगस्थनीज, जिसने बाद में जाकर के क्या लिखी? इंडिका लिखी। पुस्तक का नाम है इंडिका। चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। तमिल ग्रंथ अहनानूरू या मुन्नानूरू से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिणी भारत पर भी आक्रमण किया था। वृद्धावस्था में उसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। तो मतलब अंतिम क्षण में या शासनकाल के अंतिम समय में उसने भद्रबाहु नाम के व्यक्ति से जैन धर्म की शिक्षा ली, अर्थात उसने जैन धर्म ग्रहण कर लिया। उसने 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला मैसूर में उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया। उपवास करके मतलब कुछ खाया पिया नहीं, भूखा रहा। इसको बोलते हैं संथारा प्रथा या संलेगना प्रथा। तो संथारा प्रथा और संलेगना के प्रथा के प्रति इसने अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद इसका पुत्र है वो राजा बनता है 298, जिसका नाम है बिंदुसार, जिसका काल रहा है 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व, ठीक है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, वह उसका उत्तराधिकारी था, जिसे यूनानी लेखक अमित्रोचेटस कहते थे। इंपॉर्टेंट लाइन है, किसको अमित्रोचेटस कहा जाता है? बिंदुसार को। वायु पुराण में इसे भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी यूनानी लेखक इसको अमित्रोचेटस कहते हैं, वायु पुराण में इसे भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा गया। उसने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। दिव्यावदान के अनुसार इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। दिव्यावदान एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अनुसार इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहले अशोक और बाद में सुसीम को भेजा गया, क्योंकि अशोक इसका पुत्र था इसलिए। बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया। अंडरलाइन कर लेना। तो बिंदुसार के राज दरबार में यूनान का शासक था एंटियोकस प्रथम, उसने अपना राजदूत भेजा था जिसका नाम था डायमेकस, जबकि सेल्यूकस ने अपना राजदूत भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के पास, जिसका नाम था क्या नाम था? मेगस्थनीज नाम था। प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलाडेल्स मेलिदिते ने डायनिसियस नामक मिस्री राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था।
तो प्लिनी के अनुसार, प्लिनी लेखक उसने क्या कहा है कि मिस्र का नरेश था फिलाडेल्फस मेलिदिती ने डियानीसियस नामक मिस्री राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। फिर है अशोक 273 से 232। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। दक्षिणी भारत से प्राप्त मास्की तथा गुजरा अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। अभिलेखों में अशोक देवानाम्पीय तथा देवानाम्पीय जैसी उपाधियों से विभूषित है। अंडरलाइन करने वाला इम्पोर्टेंट है। इन अभिलेखों में अशोक को क्या कहा जाता है? देवानाम्पीय तथा देवानाम्पीय जैसी उपाधियाँ थी इनके पास। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ तथा उससे पुत्री संघमित्रा तथा पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। तो विदिशा की राजकुमारी थी, इसके साथ अशोक का विवाह हुआ और अशोक के एक पुत्र और एक पुत्री हुई। पुत्री का नाम संघमित्रा था तथा पुत्र का नाम महेंद्र। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी और कारुवाकी का उल्लेख भी मिलता है। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारुवाकी का भी उल्लेख मिलता है। राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर तथा खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया। इसके समय में मौर्य साम्राज्य में तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचा भारत और अफगानिस्तान का काफ़ी बड़ा भाग शामिल था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। ये जो युद्ध इतना भयंकर युद्ध था जिससे बहुत ज़्यादा मारकाट हुई, बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ और इसकी वजह से इस युद्ध को देख करके अशोक का दिल पसीज गया, ठीक है। और उसने इस युद्ध के बाद भविष्य में कभी युद्ध नहीं करने की कसम ले ली और अपने हथियार डाल दिए। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया जिसमें 1 लाख लोग मारे गए। आर्थिक गुम्फा अभिलेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज शासन कर रहा था। इस व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया। फलतः उसने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी कि भाई भविष्य में मैं कभी युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि इस युद्ध से अशोक का दिल है वो पसीज गया। अशोक को दुख हुआ कि मैंने मतलब राज्य प्राप्त करने के लिए इतने लोगों की हत्या कर दी। तो इस वजह से उसने विचलित होकर हथियार त्याग दी और ये घोषणा की भविष्य में कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी धौली या तोसाली बनाएगी। श्रमण, निग्रोध तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। तो अंडरलाइन कर लेने बात भी, निग्रोध तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया और उसने भेरी घोष के स्थान पर धम घोष अपना लिया, यानी युद्ध के स्थान पर धम घोष अपनाया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व राजतरंगिणी जो किसने लिखी है? कल्लण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शिव का उपासक था, यानी किसकी पूजा करता था? शिव की पूजा करता था। बाद में वह गुरु मोगली पुत्र तिस के प्रभाव में आ गया। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिनके नाम थे, जो 4 गुफाएं बनाई बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनवाई उसने, सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण। उसने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी कपिलवस्तु की धम यात्रा की। रुमनदेही अभिलेख से विदित होता है कि उसने वहाँ भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी गई। यानी पहले जो 1/6 कर लिया जाता था, यानी फसल का 6ठा भाग, अब उसने उसको घटाकर क्या कर दिया? 1/8 भाग कर दिया। अशोक के शिलालेखों में चोल, चेर, पांडे और केरल के सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य बताए गए हैं। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने समय को बुद्ध साके कहा है। अब अशोक का धम क्या था? अशोक का धम
अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेख में दी गई है। उसके अनुसार पाप कर्म से निवृत्त, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य व कर्म शुद्धि ही धम्म है। साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार को मृदुता लाना, दया रखना, दान करना, सुचिता रखना, प्राणियों का वध न करना, माता पिता व अन्य बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति दानशीलता होना व उचित व्यवहार करना अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म की आवश्यक शर्तें हैं। तीसरे अभिलेख के अनुसार धम्म में अल्प संग्रह और अल्प व्यय का भी विधान था। भाम्रू शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। सांची, रायसेन मध्य प्रदेश व सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षुणियों को वहाँ से निकाल दिया जाए। प्रथम शिलालेख में यह विज्ञप्ति जारी की गई कि किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध न किया जाए। धम्म यात्रा। अशोक से पूर्व विहार यात्राएं की जाती थी जिनमें राजा पशुओं का शिकार करते थे। अशोक ने इनके स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान किया जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मणों, श्रमणों तथा वर्दों को सवर्ण दान किया जाता था। अनुसंधान। अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों, राजूकों, युक्तों के प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था। यानी हर 5 साल में धर्म के नाम पर प्रचार करने के लिए यात्री भेजे जाते थे, जिसे लेखों में अनुसंधान कहा गया है। धम्म महामात्र। राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिनके मुख्य कार्य थे जनता में धम्म का प्रचार करना, उन्हें कल्याणकारी कार्य करने तथा दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना, कारावास से कैदियों को मुक्त करना या उनकी सजा कम करना, उनके परिवारों की आर्थिक सहायता करना आदि। अभिलेख। अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, जिसकी प्रेरणा उसे ईरानी राजा द्वारा डेरियस प्रथम से मिली थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्रह्मी लिपि में है। इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर जो अभिलेख लिखे हुए ना वो किस लिपि में? ब्रह्मी लिपि में है। जबकि पश्चिमोत्तर भारत मनेसरा साबगढ़ी से प्राप्त उसके अभिलेख ख्रोष्ट लिपि के हैं। तो ये अंडरलाइन करना। 2 जो अभिलेख उसके पश्चिमोत्तर भारत के मनसेरा और शाहबाजगढ़ी ये उसके ख्रोष्टी लिपि में है, बाकी उसके ब्रह्मी लिपि में। टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्ण हैं। दूसरे व तीसरे अभिलेख में यवन नरेश आंटियोकस द्वितीय का उल्लेख है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई है। इंपॉर्टेंट लाइन है। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। तापपर्णी श्रीलंका से राजा तिस ने अशोक से प्रभावित होकर देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। दूसरे राज्याभिषेक के अवसर पर उसने अशोक को आमंत्रित भी किया था। अशोक का पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर वहां पहुंचा। यहाँ से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण माना जाता है। तो अशोक का पुत्र है महेंद्र, वो बोधि वृक्ष की एक शाखा लेकर कहाँ गया? श्रीलंका गया और वहाँ धर्म का प्रचार प्रसार किया। 40 वर्ष शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब आगे है अशोक के उत्तराधिकारी और मौर्य साम्राज्य का पतन। इससे आगे चर्चा करेंगे अगले पीरियड में।